पल पल दिल के पास तुम रहती तो। मामा राष्ट्रपति को लिखा था कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं सीमा पर जाना चाहता हूँ। ये वास्तव में शिक्षक नहीं होते तो सिपाही जरूर। कलम नहीं तलवार चाहिए, बर्छी और कटार चाहिए। कलम नहीं तलवार चाहिए, बर्छी और कटार चाहिए। दुश्मन से लोहा लेने को सीमा पर मुझको है जाना। और आज तमन्ना यही एक है, पाकिस्तान को मजा चखाना। नाम नहीं, इनाम नहीं, ना ही मुझको दाम चाहिए। और एक छोटी सी मन्नत, मेरी जाने का फरमान चाहिए। राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धुन की डोर, अरे खींच धुन की डोर। निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। और अटल संदेश के गौरव गाथा में आज हम अपने सेकंड एपिसोड पे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी से, एक ऐसे शिक्षक से, जो शिक्षक से आज एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विद्यमान हुए और उसके साथ समाज में ऐसी कुरीतियां जो फैली हुई, उन कुरीतियों से लड़ते हुए, सामाजिक कामों को करते हुए एक जीवनदायिनी के रूप में सड़कों पर रहने वाले उन पत्थरों को समेटने का काम आप कर रहे हैं, जो लगभग कई वर्षों से है। तो आज मेरे साथ हैं राजेंद्र ग्राम विकासखंड शिक्षा अधिकारी सतीश तिवारी जी। हालांकि इनको हम सतीश आनंद तिवारी के नाम से भी जानते हैं। तो हम आज बात करेंगे सतीश तिवारी जी से। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हमारे पॉडकास्ट में, जो कि गौरव गाथा के नाम से हम चला रहे हैं। आज हमारा सेकंड एपिसोड। थैंक यू पंकज। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि आपका जो नाम है, नाम में सतीश लगा हुआ है, उसके बाद में आपने एक नाम और उसके साथ आ रहा है आनंद। तो इस आनंद का क्या राज है और कि ये सतीश आनंद तिवारी कैसे आनंद के रूप में परिवर्तित हुआ? एक्चुअली पंकज जी, क्या है कि मध्य प्रदेश शासन ने एक नया विभाग का गठन किया था, राज्य आनंद विभाग का, और उसमें राज्य आनंद संस्थान बना था। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जिन 16 लोगों को आनंदम सहयोगी के रूप में चयनित किया गया था, मैं उनमें से एक था। और आनंद विभाग से जुड़कर मैं आनंद विभाग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था। तो अनूपपुर में कलेक्टर थे श्री अजय शर्मा सर। तो कलेक्ट्रेट में एक अल्पविराम कार्यक्रम का जब मैंने अल्पविराम कराया, तो उस अल्पविराम को कराने के बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि आज से तुम यार सतीश कुमार तिवारी की जगह अपने नाम के साथ आनंद लगा दो। तो उस दिन से फिर वो सतीश कुमार तिवारी से सतीश आनंद तिवारी हो गया। मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी को नाम भी प्रशासन से मिल गया। जी हाँ, ये कह सकते। बिल्कुल। चलिए, आपने अभी समझा कि सतीश को सतीश आनंद क्यों बोला गया। प्रशासन में कार्य करते करते प्रशासनिक बड़े अधिकारी ने उनका इस नाम को आनंद के नाम से दिया और वो नाम आज पूरे समाज में, पूरे जिले में, आसपास के अन्य जिलों में प्रचलित हुआ। कभी कभी आपके वीडियोस हम लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि रास्ते में चलते हुए पत्थरों को आप अचानक उठाते हैं और उठाकर उनको, जो बीच रास्ते में पड़े हुए पत्थर, उन पत्थरों को उठाकर किनारे कर देना। तो ये एक बहुत बड़ा एक सोशल वर्क है, क्योंकि ये वही पत्थर हैं जो पत्थर लोगों के घरों के कांच तोड़ देते हैं। ये वही पत्थर हैं जो लोगों की जिंदगी छीन लेते हैं। ये वही पत्थर हैं जो अपने परिवारों को छीन लेता है। ये वही पत्थर हैं जो पता नहीं क्या क्या करता है। और ये वही पत्थर है जिसमें से राम सेतु बन जाता है। क्या बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर ये पत्थर का क्या मामला बना, कैसे आपने पत्थरों को हटाना चालू किया? पंकज जी, क्या है कि मेरी पोस्टिंग, पहले मैं शिक्षक था डिंडोरी जिले में। इसके बाद 2008 में मेरा चयन हुआ विभागीय परीक्षा के माध्यम से। तो सर्किल ऑर्गेनाइजर सीओ, एज ए सीओ में अनूपपुर में पुष्पराजगढ़ विकासखंड ज्वाइन किया। 2009 की बात है। मैं अनूपपुर से मीटिंग से लौट रहा था। मेरे पास भी उस समय मोटरसाइकिल थी और मैं, अंधेरा हो चुका था, मैं पुष्पराजगढ़ वापस जा रहा था क्योंकि मेरा मुख्यालय पुष्पराजगढ़ था। तो रास्ते में जाते समय मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया है और बाइक में एक दंपति थी, सामने से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक की लाइट के कारण उस मोटरसाइकिल सवार को वो पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ था, वो दिखा नहीं, और उस पत्थर के कारण उसकी मोटरसाइकिल पत्थर में चढ़ी और वो डंपर के नीचे, या ट्रक जो भी था, उसके नीचे वो
आ गए और दोनों वहीं पर काल कबलित हो गए, दोनों नहीं रहे इस दुनिया में। उस घटना ने मुझे प्रेरित किया पंकज जी, और तब से वो दिन है। और आज लगातार यदि मैं अपनी गाड़ी से, जिस गाड़ी पर मेरा नियंत्रण है, मैं जा रहा हूँ और रास्ते में सड़कों पर यदि पत्थर पड़े मिलते हैं तो मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूँ और उन पत्थरों को हटाता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे पत्थर उठाने का क्रम चालू हुआ, लगभग कितने वर्षों का आपको ये सब काम करते? 2009 से मैं वैसे 15 मानता हूँ, लेकिन उससे अधिक हो गया है, 15 साल तो पूरा हो ही गया है। तो कभी इन पत्थरों को उठाने में कभी आपके साथ दुर्घटना के चांस नहीं बढ़ती कि अचानक गाड़ी रोकना और बीच में जाना? कई बार मैंने देखा आपको कि जंगलों में जाके, जैसे आप अमरकंटक से आना जाना कई बार मैंने देखा आपका, तो बीच जंगल में आप गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर पत्थर उठाते हैं, तो जानवरों का भय नहीं लगता क्या? जानवरों का तो नहीं, लेकिन चूंकि जिगजैग है, घाट है और टर्निंग्स बहुत ज्यादा है, तो बेतरतीब तरीके से कुछ वाहन कई बार आते हैं और उनसे डर थोड़ा सा रहता है। आगे पीछे देख के मैं संभल के करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बड़े भाई वगैरह जब भी मेरी इस वीडियोस को देखते हैं तो कई बार मेरे बड़े भाई कह चुके थोड़ा सावधानी से किया करो। तो डर तो थोड़ा सा रहता है सड़क के बीच में, और तेज रफ्तार गाड़ियां यदि आ रही है जा रही हैं, बट संभल कर करने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से। तो जैसे पत्थर उठाने का एक क्रम आज लगभग 15 से 20 सालों से चला है, तो इस पत्थर उठाने के क्रम में कभी प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिलता है कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी अप्रिशिएशन मिलता है कि नहीं? वैसा एप्रिसिएशन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग, प्रशासन नहीं कह सकता मैं, लेकिन पब्लिकली बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरे इस काम की प्रशंसा करते हैं। वो लोग बहुत कम हैं, लेकिन कुछ तो हैं। तो ये 15 सालों का सफर और रास्ते पे पत्थरों को उठाना, तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सिलसिला तो पंकज जी अब आजीवन चलता रहेगा। संकल्प ले लिया है और लोगों से, कुछ लोगों से सही जो अप्रिसिएशन मिलता है, वो मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं ये करता रहूं। और मेरे इस काम से किसी एक की भी यदि जान बचती है तो ये मैं समझता हूँ, और आप भी मानेंगे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं एक छोटी सी अपनी आप बीती आपको बताता हूँ। इंटरव्यू का भी एक हमारा भाग होगा कि मैं भी अमरकंटक जा रहा था। तो अमरकंटक जाने में ये, जैसे राजनांदगांव की पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, तो टोल नाका के पहले एक बड़ा पत्थर आया, उसको मैंने काटने का प्रयास किया और वो मेरी गाड़ी पे जाके लगा। वो गाड़ी का टायर फट गया। वाह, पर जैसे वो गाड़ी का टायर फटा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को सबसे पहले आपकी याद आई। क्या बात कि यदि ये पहले मुझसे निकले होते हाँ, तो शायद वो मेरी गाड़ी का टायर नहीं फटता। क्या बात, ये बिल्कुल फैक्ट है। बस तो जी जी हाँ। कितनी बड़ी बात है कि आपकी गाड़ी के सामने पत्थर आप देख रहे हैं लगातार, और मेरे को आपने याद किया। ये इससे बड़ा क्या है? मैंने बिल्कुल वहां पे याद किया कि यदि सतीश तिवारी जी वहां से निकले होते मुझसे 2 मिनट पहले, तो शायद ये पत्थर हट चुका होता। बिल्कुल, और अचानक वो पत्थर था वहां पर, मैंने उसका ध्यान दिया नहीं। तो इन पत्थरों को हटाने के अलावा भी, जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज कई सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी आपने बहुत से कई चीजों कदम उठाए हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पंकज जी, क्या है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी जो है ना, वो शिक्षक और शिक्षा से ही जुड़ी रही है। मेरे पिताजी, मेरी स्वर्गीय माता जी, स्वर्गीय पिताजी, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मैं खुद, मेरी पत्नी, मेरा छोटा भाई, मेरी बहू, मेरी बहन, मेरे बहनों हिसाब, मतलब परिवार में जितने भी लोग हैं, सारे लोग शिक्षक हैं, या तो थे या हैं। मैं भी शिक्षक था और माता पिता के आशीर्वाद से मेरा इस पद में चयन हुआ और अब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवाएं अपनी दे रहा हूँ। तो चूंकि उस पृष्ठभूमि से ही मैं आता हूँ, तो मुझे प्रेरणा तो परिवार से ही मिली है, और पिताजी और माताजी से जो प्रेरणा मिली उसी के हिसाब से आगे काम करता गया। मैं दर्शकों को बताता हूँ कि यहाँ से करीब 104 किलोमीटर दूर डिंडोरी एक जगह है, जिला है जी। और डिंडोरी जिले में इनके परिवार की मिसाल दी जाती थी कि जिले के इकलौता ऐसा परिवार है जहाँ सभी शिक्षक थे, सभी शिक्षक, ऐसा ही एक मिसाल वहाँ पे दी जाती थी। बिल्कुल सही है। तो कभी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहते हुए एजुकेशन के बदलाव में कभी आपने सोचा कि एजुकेशन कैसे बदलाव किया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, या कभी आप अपने टूर पे निकलते हैं, या कभी
सर्वे पे निकलते हैं या स्कूल की चेकिंग पे निकलते हैं, तो कुछ लोग बताते हैं कि आप वहाँ चेकिंग कम, पढ़ाने ज्यादा लग जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है। नहीं, ये कहाँ तक सही है ये सब चीजें? बिल्कुल सही है पंकज जी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज जिस विकासखंड में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ, वो मध्य प्रदेश भारत वर्ष के चयनित जो 500 आकांक्षी विकासखंड हैं, जो ऐसे विकासखंड जो शैक्षणिक एवं अन्य दृष्टि, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास आदि दृष्टि से पिछड़े हुए विकासखंड, उनमें से एक विकासखंड है पुष्पराजगढ़। भारत सरकार ने जो 500 आकांक्षी विकासखंडों का नीति आयोग जिसकी मॉनिटरिंग करता है, और मैं ऐसे विकासखंड में शिक्षा से जुड़ा हुआ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद में हूँ। तो जहां तक आपने बताया, अंदर करने का तो उत्साह और बहुत सारा है, और प्रयास भी करता हूँ कि जनजातीय बाहुल विकासखंड है मेरा, और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ विकासखंड है। तो सपने रोज लगभग, मैं वास्तव में आपको बताऊं कि मैं रोज सपने देखता हूँ, रोज मेरे मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, ख्यालात आते हैं कि मैं क्या ऐसा कुछ करूं, नवाचार करूं, जिससे इस विकासखंड में, इस आकांक्षी विकासखंड में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया कर पाऊं। नया कर पाऊं या ना कर पाऊं, जो शासन की वर्तमान प्रचलित नीतियां हैं उनका अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो प्रयास तो मेरा बिल्कुल होता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने देखा होगा या सुना होगा, ये बात सही है कि मैं विद्यालयों के जब भी निरीक्षण में जाता हूँ, तो एक आपने जैसे बताया कि पहले मैंने भी बताया कि मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है मेरी वो शिक्षक वाली है, तो वो अंदर जो एक वो है, तो मैं पढ़ाने लगता हूँ बच्चों को, और खेलने भी लगता हूँ बच्चों के साथ, और पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मतलब एजुकेशन के माध्यम से एक बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास करने का प्रयास रहता है कि सर्वांगीण विकास रहे। अच्छा, एक शिक्षक की, शिक्षा विभाग में आप कई सालों से कार्यरत हैं, आपके परिवार में शिक्षक हैं, और लगभग शिक्षकों से आपका मिलना जुलना लगातार रहता है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक भारतीय ज्ञान परंपरा का एक टॉपिक आया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान आज के छात्रों को, शिक्षकों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा लगा मुझे 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई, उसमें विभिन्न राज्यों की भाषाओं को, और जो सबसे बड़ा कि अब अपनी मातृभाषा मदर टंग में लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे बड़े बड़े कोर्सेज जो हैं उनकी भी पढ़ाई कर सकेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय परंपरा, देखिए हमारी संस्कृति की का आधार वही है, मूल आधार वही है। तो नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है निश्चित रूप से, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। संस्कृत जैसी भाषा के लिए भी जो नई शिक्षा नीति में, और विभिन्न अन्य राज्यों की जो मातृभाषाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो उसमें किया गया है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वास्तव में क्षेत्रीय भाषाओं का अपनी भाषा में पढ़ना एक अलग ही आनंददायक होता है। कि जैसे उदाहरण के लिए कोई बघेलखंड का बघेली भाषा में पढ़ रहा है, कोई गोंडी भाषा में पढ़ रहा है, और उसको एक भारत सरकार, एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आज उसको उस स्तर तक लेके जा रही है। शास्त्रों का अध्ययन भी लोगों को करने को मिल रहा है। हमने सुना आप गाने बहुत गाते हैं, ये कहाँ तक सही? कविताएं बहुत लिखते हैं, कोई ऐसा गीत जो आपका, आपके जीवन का एक मनपसंद गीत होगा? शादी के पहले के गीत कुछ मनपसंद होंगे, कुछ शादी के बाद के मनपसंद गीत होंगे, कोई ऐसे गीत बताएंगे क्या हमें? कौन से ऐसे गीत थे? गाना गाने का शौक मुझे बहुत है, लेकिन ईश्वर ने मुझे आवाज नहीं दी है, तो गाना मैं बहुत अच्छा तो नहीं गाता हूँ, लेकिन गाने गाता हूँ। और एक गाना जो सबसे ज्यादा मैं गुनगुनाता हूँ, वो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। गा के बताएंगे तो और आनंद आ जाएगा सभी दर्शकों को कि एक एजुकेशन ऑफिसर गाने भी गाता है, तो एक अच्छा माहौल लगता है कि नहीं बच्चों के साथ। कोशिश करता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, कविता भी मैं आपको सुना दूंगा। गाने मेरे से बहुत अच्छा नहीं, प्रयास करता हूँ, शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है,
ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास। बताइए, इतना अच्छा आपने गाया। और ये तो हो गई मान लीजिए शादी के पहले की बात थी कि पल पल दिल के पास तुम रहती है। अब तो रहने वाले भी आ गए, उसके बाद भी कोई गाना अच्छा लगा क्या? गाने हाँ बहुत सारे हैं, अच्छे लगे हैं। वर्तमान में तो जो गाने हैं मेरे को बहुत, अभी लेटेस्ट में भी कहूँ तो सबसे अच्छा गाना एक लगा था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी जी। और कभी शायर का ख्वाब। उस गाने के लिरिक्स जो बोल है, आज के गाने मुझे उसके लिरिक्स बहुत पसंद तो नहीं है, पुराने गानों के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट लेटेस्ट में जो सबसे मैं कहूँ कि एक गाने के बोल अच्छे लगे थे, तो उसमें जो कल्पना जी। और जो शब्द हैं उस गाने के, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ यदि आप वास्तव में सामाजिक और सोशल वर्कर हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं खेल में, संगीत में, कविताओं में और जन जागृति का ये भी एक बहुत बड़ा पैमाना है। और कुछ कविताएं भी आप लिखते हैं। हाँ। कविताओं का आपको बहुत शौक रहा है, तो कुछ कविताएं हैं ऐसी जो कविताएं आपकी मनपसंद कविताओं में से हो। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी एक कविता मुझे याद है पंकज जी। कुछ चंद लाइनें हमें जरूर सुनाइए। बिल्कुल, एक मैंने अनूपपुर जिले के लिए एक गीत भी लिखा था स्वच्छता पर, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले कविता बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कविता का, 1999 में कारगिल में युद्ध हुआ था, आपको भी मालूम है। और उस समय श्री वेद प्रकाश शर्मा साहब हमारे यहाँ एसपी थे डिंडोरी जिले में। वो आपके शहडोल में आईजी भी रहे थे और अभी योग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो वो एसपी थे और कलेक्टर श्री बीएल ठाकुर थे डिंडोरी में। तो कारगिल युद्ध के जस्ट बाद एक 15 अगस्त आया, तो उसमें एक शाम शहीदों के नाम एक कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा सर और कलेक्टर बीएल ठाकुर सर के साथ मिलके हम लोगों ने एक आयोजन, और मैं उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी संयोजक की। वो एक कार्यक्रम किया था और उसी दौरान वास्तव में जब युद्ध चल रहा था तो तब मैं शिक्षक था, और एक शिक्षक का हथियार होता है कलम। तो मुझे लगा कि यदि देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो शिक्षक भी सरहदों की रक्षा करने के लिए सीमा पर जाने को तैयार है। तो वास्तव में उस समय एक पत्र मैंने माननीय एसपी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को लिखा था कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं सीमा पर जाना चाहता हूँ। ये वास्तव में शिक्षक नहीं होते तो सिपाही जरूर होता मैं। तो वो जो मैंने पत्र लिखा था महामहिम राष्ट्रपति को, उस पत्र में उस मेरी भावनाओं को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोया था। आपकी अनुमति हो तो मैं, बिल्कुल हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा जी। तो वो मेरी भावनाओं को किस तरह से मैंने अपनी पंक्तियों में रखा, मैं बताना चाहूंगा। कलम नहीं तलवार चाहिए, मैं शिक्षक था, कलम मेरा हथियार था। तो कलम नहीं तलवार चाहिए, बर्छी और कटार चाहिए। कलम नहीं तलवार चाहिए, बर्छी और कटार चाहिए। दुश्मन से लोहा लेने को सीमा पर मुझको है जाना, और आज तमन्ना यही एक है पाकिस्तान को मजा चखाना। नाम नहीं, इनाम नहीं, ना ही मुझको दाम चाहिए, और एक छोटी सी मन्नत मेरी जाने का फरमान चाहिए। वाह, एक छोटी सी मन्नत मेरी जाने का फरमान चाहिए, वही सीमा पर जो जाना चाहता। पंकज जी, किन शर्तों पर जाना चाहता था, अगली जो 2 लाइनें हैं उसमें मैंने शर्तें भी, मेरी भावनाएं हैं कि किन शर्तों पर मैं जाना चाहता हूँ। कि पीठ दिखाकर वापस लौटूं, पीठ दिखाकर वापस लौटूं, जिंदा मुझको यहीं जलाना। विजय पताका लेकर आऊं तो इस माटी से तिलक लगाना, और गर शहीद जो मैं हो जाऊं, कफन तिरंगे का पहनाना। और अधिक मैं क्या मांगू, बस इतना सम्मान चाहिए, ना ही अर्थ सहायता, ना ही गौरव गान चाहिए। कलम नहीं तलवार चाहिए, कलम नहीं तलवार चाहिए। इसलिए हमारे एपिसोड का नाम गौरव गाथा है। क्या कि जो हमारे अंदर का जो गौरव है, जो गौरव एक ऐसा गौरव जो हमारी आत्मा से निकलता है। ये गौरव कोई बनावटी नहीं हो सकता। देखिए, बनावटी होना एक बहुत सामान्य सी बात है, और आत्मा से निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आपने सुना होगा कि नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में एक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक गाना चलता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो मुझे ऐसी जानकारी थी, सोशल मीडिया पर मैंने कहीं पे देखा हुआ था, शायद आपके फेसबुक पेज पे ऐसा एक बच्चों के द्वारा एक आपका लिखित गाना था। जी हाँ।
उस गाने के डायरेक्टर आप थे, गाने को संजोया आपने था, वो गाना क्या था? और क्या लगता है कि आपको ये सब गाने, इन गानों को भी इन गाड़ियों में बजे? बिल्कुल। मैंने उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरुआती वो था, और स्वच्छता पर सबसे पहले, जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला जो एक संदेश दिया था वो था स्वच्छता, और खुद उन्होंने झाड़ू उठा ली थी। तो अनूपपुर जिले में मैं था, चूंकि तो देखिए डिवोशन मेरा, मेरी मातृभूमि कर्मभूमि जो भी रही हो, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र अनूपपुर में जब था उस समय, तत्समय, तो मैंने उसके लिए एक गीत लिखा था, हम गढ़वो स्वच्छ अनूपपुर। मतलब होता है गढ़ना। गढ़ना मतलब वो एक्चुअली मैंने उसको जनजातीय समाज की जो हमारी भाषा है, बोली है, आदिवासी कहना चाहिए। एक्चुअली वास्तविक गोंडी तो बहुत क्लिष्ट है, और वो बहुत उस समुदाय के लोग भी बहुत अच्छे से हर जगह नहीं बोल सकते। वास्तविक जो गोंडी है वो बहुत क्लिष्ट भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है। बट मैंने प्रयास किया था कि जो हमारी गांव में, गांव के लोग जिस भाषा में बात करते हैं, तो उस भाषा में मैंने वो एक गीत लिखने का प्रयास किया था, हम गढ़वो स्वच्छ अनूपपुर। कैसा कुछ उसके दो चार पंक्तियां थी? पंक्तियां बहुत याद नहीं है पंकज जी। हम हम गढ़वो स्वच्छ अनूपपुर, गढ़वो स्वच्छ अनूपपुर, हम गढ़वो स्वच्छ अनूपपुर, यहाँ के वासी, यहाँ के वासी, यहाँ के वासी, यहाँ के वासी, भोले भाले आदिवासी, हम गढ़वो स्वच्छ अनूपपुर। ऐसा था। और उसमें आगे की पंक्तियों में आदिवासियों की शिक्षा, आदिवासियों के यहाँ स्वच्छता में कैसे वो लोग अपने भाव रख रहे हैं, उन पंक्तियों में पिरोया हुआ है। वैसे भी हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़े क्षेत्रों में आता था पहले, अब आजकल तो एजुकेशन का स्तर अच्छा हो गया है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। हमारे आदिवासी परिवार के जो भाई बहन बंधु हैं, ये सब आज एजुकेशन के रास्ते पे चल रहे हैं। और युवा, खासकर युवा वर्ग भी एजुकेशन के रास्ते पे आ गया है। आज देखिए युवा वर्ग पुलिस की भर्तियों में है, आर्मी की भर्तियों में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब आगे की क्या योजना है आपकी? क्या जो ये पत्थर उठाने का क्रम बना, आज 20 सालों से 15 सालों से आप इस काम को लगातार धूप में, बारिश में, ठंड में, मैंने देखा है आपकी वीडियोस में, लगातार इन कामों को करते हैं, तो आपको कभी नहीं लगता कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे चार हाथ और आ जाए, ताकि ये पूरे भारत में एक लहर सी फैलेगी? आपने फिल्म देखी होगी कि गर्व फिल्म थी शायद, वहां पे सलमान खान कोई भी काम करता है तो बोलता है कि थैंक यू बोलना, थैंक यू अगले 3 लोगों को बताना। क्या ऐसा एक मुहिम नहीं चल सकती क्या, कि आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी से अनुरोध भी करते हैं कि कहीं भी आपको यदि पत्थर मिलता है, तो पत्थर केवल पत्थर नहीं है, उस पत्थर में किसी की जान बच रही है। एक पत्थर किसी के जीवन को अंत तक पहुंचा सकता है, और एक पत्थर किसी समुद्र में तैरकर माता सीता को ला सकता है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा एक मुहिम होनी चाहिए क्या? बिल्कुल पंकज जी, मैं इसको एक अभियान के रूप में देखता हूँ, कि वास्तव में चाहता तो हूँ मैं कि इसका विस्तार होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति यदि मेरी इस मुहिम से, मेरे इस अभियान को पसंद करता है, तो उससे भी मेरा आग्रह, अनुरोध यही है कि सड़कों पर यदि उसको भी कभी पत्थर पड़ा दिखता है, तो उसको इसलिए हटा देना चाहिए कि उसके एक छोटे से प्रयास से किसी माँ की गोद उजड़ने से बच सकती है, किसी बहन का सिंदूर उजड़ने से बच सकता है, किन्हीं छोटे छोटे अनाथ बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया उठने से बच सकता है। वास्तव में पंकज जी, हम यदि देखें तो हमारे पास इस समाज में मेरा ये सोचना है कि हमारे कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं, और वो हमें ही समझना पड़ेगा। तो यदि जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा, और आप खुद उसको अनुभूत करेंगे कि हमारे कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, तो करने को इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जनजातीय बाहुल्य पुष्पराजगढ़ विकासखंडों में रहता हूँ, आए दिन बहुत सारी लिंक के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से जो ठग्स लोगों को ठग रहे हैं, फोन करके उनके खाते खाली कर दे रहे हैं, मैं लोगों को अवेयर करता हूँ। मेरे स्टेटस में और मेरी फेसबुक में यदि आप देखेंगे, तो मैं आए दिन, जैसे आपके साथ यदि कोई घटना घटी और मुझे पता चली, तो मैं पंकज जी उसको अपने
स्टेटस और फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूं कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। ये मेरी टैगलाइन होती है, अच्छा, हाँ। सतर्क रहें, सावधान रहें। और फिर मैं उसको बताता हूँ। अभी 4 दिन पहले मेरे ऑपरेटर का खाता खाली हो गया, योनो का एक लिंक आया था। इसी तरह से सड़क पर मैं देखता हूं कि लोग गुटखा खाकर गाड़ी चलाते हैं, बाइक, और बहुत बुरी तरह से वो सड़क पर ऐसे करके थूकते हैं। मैं उन लोगों को रोककर उनसे आग्रह करता हूं कि बेटा ऐसा मत किया करो, प्रेम से। लोग सुनते हैं, मानते हैं। हेलमेट पहन के जो लोग नहीं, मैं उनको टोकता हूँ। मैं आपको बताऊं कि यदि मैं रेलवे स्टेशन पर या कहीं जाता हूँ, सड़क पर यदि मैं जा रहा हूँ और टैब चालू है, यदि पानी गिर रहा है, इवन चाहे वो रेलवे स्टेशन का क्यों ना हो, मैं उसको बंद करता हूँ। अरे वाह। तो काम करने के लिए वास्तव में समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को, तो मैं अपने आदिवासी समाज को ये भी कोशिश करता हूँ कि वो ठगे जाने से बचें। आज ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे विकासखंड के अतिथि शिक्षक जुड़े हुए हैं। उसमें एक किसी बंदे ने एसबीआई की कोई लिंक डाल दी जी। तो उस ग्रुप में मैंने लिखा कि प्लीज इस तरह की लिंक को शेयर ना करें, हमारे अपने बीच का कोई साथी इसमें से ठगा जा सकता है। तो निश्चित रूप से मैं बहुत अपार संभावना देखता हूँ। मैं जिस मुहिम को लेके चल रहा हूँ, पत्थर हटाने का जो अभियान है जिसके बारे में आपने पूछा, तो मेरी बिल्कुल इच्छा है और अपेक्षा है, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मेरा आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है बल्कि, कि आपके सामने भी यदि आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और सड़क पर आपको पत्थर पड़ा दिखाई दे तो प्लीज उसको जरूर हटाइए। एक बहुत सामान्य सा सवाल है, परंतु ये सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में पता नहीं आता कि नहीं आता। मेरे मन में तो जरूर आया, और शायद ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि जो बड़ी गाड़ियों के लोग हैं, जो ट्रक निकलते हैं या छोटी गाड़ियों को निकलते हैं, वो पत्थरों को टायर के नीचे लगा देते हैं, जिसको हम अपनी देसी भाषा में टेक बोलते हैं। जी, उनके लिए क्या संदेश है, जरूर हमारे चैनल को बताइए। बहुत अच्छा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व तो उनका बनता है जो अपनी गाड़ी को सहारा देते हैं, और उस सहारा देने के बाद उस पत्थर को बेसहारा छोड़ देते हैं, और वो बेसहारा पत्थर किसी के परिवार के सहारे छीन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया पंकज जी आपने। मतलब मैं यदि ये साक्षात्कार या आपसे बातचीत समाप्त हो जाती और यदि ये प्रश्न छूट जाता तो वास्तव में अधूरा रह जाता हमारा ये कार्यक्रम। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि पत्थर सड़क पर आते कैसे। मेरे कई बार फेसबुक पर या लोगों के में कमेंट्स आते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्वयं पत्थर को पहले प्लांट करता हूँ, रखता हूँ और फिर उसको हटाता हूँ। एक चंद कुछ इक्का दुक्का ऐसे कभी कभार ऐसे भी कमेंट्स आए हैं, लेकिन इन लोगों ने भी मुझे विचलित किए, मुझे नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली क्या है, हर अच्छे काम के लिए कुछ न कुछ दैत्य शक्तियां लगी रहती हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आने वाले 2,84,000 सालों के बाद कल्कि का जन्म होगा। तो अच्छे काम के लिए दैत्य शक्तियां हैं, और शायद वही शक्तियां हमको प्रेरणा प्रदान करती हैं। बस लेकिन वो ऐसे लोगों के करने से मैं विचलित नहीं होता हूँ, क्योंकि जो 2, 4, 10, 20 जो भी है, मेरे को अप्रिशिएट करने वाले या मेरे काम की सराहना करने वाले लोग हैं, नियमित रूप से मेरे पोस्ट को लाइक करते हैं, वो कम सही, लेकिन वो मुझे बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं, संबल प्रदान करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। वो पत्थर एक्चुअली आते हैं, जैसे आपने बताया कि ट्रक वाले घाट पर जब भी कभी होते हैं तो पीछे टेक लगाते हैं, और फिर वो अपना काम होने के बाद या खाना खाने के लिए रुक गए, या कई बार शराब पीने के लिए भी रास्तों पर रुक जाते हैं, उनके अड्डे होते हैं। टेक लगाया, पंचर हो गई, निकल गई, टेक लगाया, छोड़ के चल दिए। एक वो होती है। एक वजह होती है कि पहाड़ों से कई बार पत्थर लुढ़क कर सड़क पर आ जाते हैं। हमारे बंदर भी रहते हैं जंगल पहाड़ों में, तो उनके उछल कूद करने से भी कई बार पत्थर आ जाते हैं। एक और कारण है, महुआ का जब सीजन होता है जी, तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे यदि महुआ का पेड़ है और उससे महुआ गिर रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि उनके महुआ चलती हुई गाड़ियां नष्ट ना हो जाए, क्योंकि टायर उसके ऊपर से चल जाएगा। तो वो मैंने देखा कि 1, 2, 3 पत्थर ऐसे और 1, 2, 3 पत्थर जहां उसका जो एरिया होता है जहां महुआ गिरता है, तो इधर भी पत्थर 3 ऐसे रख दिए, इधर भी 3 ऐसे रख दिए, उसके बीच में महुआ, ताकि उनका खराब ना हो। तो महुआ तो वो बीन लेते हैं, उन पत्थरों को वहां से पंकज जी नहीं हटाते। तो ऐसे कई एक कारण हैं जिन कारणों से सड़क पर पत्थर आते हैं। हार्ड सेक्शन में ज्यादा ये चीजें पत्थर हमको मिलते हैं। कई बार पंकज जी एक बार यदि मैं अनूपपुर से पुष्पराजगढ़ जा रहा हूँ, तो एक ही दिन में लगातार 7-7 जगह मुझे रुकना पड़ा है और पत्थरों को हटाना पड़ा है। तो अब ये जरूर इस मेरी मुहिम का थोड़ा सा असर दिखता है,
कि कई बार ऐसा होता है कि 7-7 दिन मुझे पत्थर नहीं मिलते। अच्छा अच्छा, हाँ, मुहिम का असर हो रहा है। हाँ, मुहिम का असर हो रहा है और लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग मुझे बताते भी हैं, कुछ लोग मुझे अपने वीडियोस बना के भेजते हैं और कुछ लोग मैसेज कर देते हैं कि सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और मैंने भी आज पत्थर हटाया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। बहुत अच्छा है। तो जो ये ट्रक और जो गाड़ियां हैं उनकी उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी ट्रक ड्राइवर से भी ये आग्रह है कि यदि आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको यदि टेक लगानी पड़ती है, लगाइए, अच्छा है, बस कृपया जाते समय सड़क से उन पत्थरों को जरूर हटा के जाइए। आपका इतना सा प्रयास करने से किसी की जिंदगी बच सकती है। इन सब कामों के लिए बड़े हौसले की आवश्यकता होती है। एक तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मानसिक सोच अच्छी होनी चाहिए। और कभी कभी देखा मैंने, बड़े बड़े पत्थर भी रहते हैं, तो उन पत्थरों को हटाने में मैंने भी आपकी वीडियोस में भी देखे हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि हौसले फतेह की बुनियाद हुआ करते हैं और कांपते हाथ कभी खंजर नहीं उठाते। ऐसा ही एक ये अभियान जो आपका चला, ये अभियान निरंतर चलता रहे और इस अभियान के माध्यम से पूरा, जिस जगह रहते हैं पहले तो वहां के लोग जुड़े, धीरे धीरे अभियान जिले तक जाए और पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोग यदि इस अभियान को करें तो शायद मुझे लगता है कि एक्सीडेंट से होने वाली जो मौतें हैं उनमें बहुत गिरावट आएगी, बहुत कमी आएगी। बिल्कुल। तो हम अपने इंटरव्यू के साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। तो मेरा आपसे ये एक निवेदन था हमारे चैनल के माध्यम से कि छात्रों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और शिक्षकों के लिए क्या संदेश है आपका कि शिक्षक छात्रों को कैसे पढ़ाएं और छात्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए क्या करें? मेरा सिर्फ यही है कि समय के साथ साथ पंकज जी, जो एक शिक्षक का सम्मान था वो मैं बहुत बेझिझक इस बात को कहूँगा कि समय के साथ साथ वो कम हुआ है। जो गुरु का गुरुत्व था वो कम हुआ और मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता कि इसके पीछे कारण क्या है। मेरा सिर्फ सम्मानीय शिक्षक साथियों से मैं बहुत सम्मान करता हूँ और अभी मैं आपको पंकज जी बताना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस के दिन अभी मैंने एक शिक्षकों का, अपने विकासखंड के शिक्षकों का एक ग्रुप बनाया और मैंने उसमें एक सकारात्मक पहल भी करने का प्रयास किया था कि शिक्षकों की जो समस्या है, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो समय पर स्कूल जाए, समय तक रहें, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे से काम करें। लेकिन मैंने इस बात को भी एहसास किया कि उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कैसे हो, वो भी मेरा धर्म है। तो एक नया प्रयोग था। तो बिल्कुल नया प्रयोग हुआ। हाँ, वो मैंने करने का प्रयास किया और उनसे सुझाव मांगे मैंने कि आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मन में ये आया है, ये 1-2 चीजें मैंने रखी अपनी तरफ से कि मैं शिविर लगाऊं, संकुल स्तर पर शिविर लगाऊं या विकासखंड स्तर पर शिविर लगाऊं, या आपके अंदर यदि आपके माध्यम से कोई अच्छा सुझाव आता है तो वो बताएं, मैं ये करना चाहता हूँ। तो काम करने की अपार संभावना है। शिक्षकों से मेरा यही आग्रह है कि हम अपना काम अच्छे से करें, शिक्षक का जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस पाएं और जो गुरु की गरिमा है जो थोड़ी समय के साथ कम होती गई, उसको वापस लाने का प्रयास करें। गांव में शिक्षकों का इतना सम्मान था कि जब सरपंच या पंचायत किसी चीज का, किसी समस्या का निराकरण नहीं कर पाते थे लोग, सब पंचायत के लोग, तो लोग गुरु जी के पास और शिक्षकों के पास जाते। अच्छा, हमको भी याद है कि हम जब शिशु मंदिर में पढ़ा करते थे तो उनको हम आचार्य जी बोलते थे। हाँ, तो जब आचार्य जी हमें रास्ते में दिख जाते थे तो हम रास्ता ही छोड़ के निकल जाते थे। हाँ, ये उस समय का एक बहुत एक आदर, एक भाव, एक सम्मान था। हाँ, कि आचार्य जी आए और हम छोड़। शिक्षक का धर्म क्या है? अब शिक्षक का धर्म एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये समझने की बात है कि सामने वाला जो पक्ष है, बिल्कुल, वो शिक्षक का धर्म तो वास्तव में देखा जाए उसको बहुत भाग यदि उसमें देखा जाए तो माता पिता से ज्यादा किसी बच्चे के भविष्य को और उसको गढ़ने में जो कच्ची मिट्टी, जैसे हम कुम्हार का उदाहरण लेते हैं कि कुम्हार को जो कच्ची मिट्टी मिलती है और वो कैसे उस कच्ची मिट्टी से कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां, कितने सुंदर घड़े बना देता है जो पानी कितना शीतल करता है, तो वैसी कच्ची मिट्टी हमारे शिक्षकों को मिलती है और उनको गढ़ना है, एक अच्छा राष्ट्र का नागरिक बनाना है। तो उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता और ये तो प्रत्येक माता पिता भी मानते हैं कि शिक्षक ही है। ज्यादा बच्चा यदि देखा जाए तो शिक्षकों के पास, शिक्षकों के बीच में ही रहता है। तो बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से
मैं लोगों से, अपने शिक्षकों से पंकज जी आग्रह करता हूँ कि आपको जो वेतन मिलता है या आप जिस काम को कर रहे हैं, जो आपका पेशा है, इसको जीविकोपार्जन का साधन ना मानिए। यदि आप ये माने कि आप भाग्यशाली हैं और एक अच्छा काम आपको समाज में करने को मिला और इससे आप पूजे जा सकते हैं, तो क्यों ना इस अच्छे अवसर का हम लाभ उठाएं और ऐसा काम करें कि हम पूजें। इसलिए शिक्षा को गुरु कहा गया है कि अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे ही बीच का होता है। और शिक्षा का महत्व, गुरु का महत्व, उसका धर्म जो है, वास्तव में माता के बाद जो प्रथम पूजनीय वो गुरु ही कहलाता है। हमारा अंतिम सवाल आपसे था कि छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। छात्रों के लिए पंकज जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं बेबाकी से आपके चैनल के माध्यम से छात्रों से कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है और अनुभव की बात है कि आंसर मीन्स जो आजकल धीरे धीरे प्रवृत्ति, एक गलत प्रवृत्ति छात्रों के अंदर आती जा रही है, नकल करना। उसके कारण हो क्या रहा है कि वास्तव में हम जो ज्ञान हमें उस स्तर पर अर्जित कर लेना चाहिए, हम वो ज्ञान, प्रमाण पत्र तो हमको मिल जा रहा है, सर्टिफिकेट हमको मिल जा रहा है, डिग्री हमको मिल जा रही है, पर क्या वास्तव में उस स्तर का ज्ञान हम अर्जित कर पा रहे हैं? मेरा यही, क्योंकि ये बहुत गंदी प्रवृत्ति है पंकज जी। जब कोई बच्चा छोटी सी चोरी करता है और करता है, करते 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 वो बड़ा चोर बन जाता है, फिर डाकू बन जाता है, ऐसे ही नकल की प्रवृत्ति होती है। छोटी छोटी कक्षाओं में यदि हम चीटिंग करके, नकल करके पास हो जाते हैं, वास्तव में बाद में वो स्थिति हो जाती है पंकज जी कि हम चाह कर भी पढ़ नहीं पाते और हमारी नींव कमजोर हो जाती है, हमारा बेस कमजोर हो जाता है और हम फिर आगे बहुत अच्छे से पढ़े। तो सबसे बड़ा मेरा छात्रों से यदि मैं कहूँ, तो यदि इस चीज को छात्र मेरे आत्मसात कर ले, इसको एक सूत्र बनाकर रख लें कि हम नकल नहीं करेंगे, और यदि कोई शिक्षक भी हमें नकल करा रहा है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे और उसको उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनका भविष्य खराब होगा। तो अभी आप हमारे साथ हमारे चैनल अटल संदेश में हमारा दूसरा एपिसोड गौरव गाथा देख रहे हैं, और इस गौरव गाथा में हमारे बीच में थे सतीश आनंद तिवारी जी, जो कि एक शिक्षक हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, और उनकी मुहिम है कि रास्तों से पत्थरों को उठाकर आपके जीवन को संवारना, आपके परिवार की उस रोशनी को हमेशा जगमगाते रहना, उस ध्रुव तारे की तरह टिमटिमाते रखना, और एक पत्थर शायद आपकी जान बचा सकता है, एक पत्थर आपका जीवन बचा सकता है। तो इस मुहिम से जुड़िए, और रास्ते में कहीं भी आपको पत्थर मिलते हैं, उन पत्थरों की सही जगह पर रखिए, क्योंकि एक पत्थर, मैं पुनः इस चीज को दोहरा दूं कि एक पत्थर आपके जीवन को सुरक्षित कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, और आपके चैनल को, आपके पूरे चैनल के परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं।